गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने पढ़ा था पदार्थ की गुप्त ऊष्मा और लेटेंट हीट के बारे में कि लेटेंट हीट क्या होती है, किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, एक ऐसा स्टैंड लेना है, स्टैंड के नीचे बर्नर रखना है। ये सब चीज़ें आपको लैब में मिलती हैं। ठीक है, तो इसको हम जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्टैंड लेना है, स्टैंड के नीचे हमें बर्नर रखना है, उसके ऊपर वायर गोज या फिर एक जाली होती है, आपको वो रखनी है। फिर एक चीनी मिट्टी की प्याली लेनी है बच्चों, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डालना है और उसके ऊपर हम लोग फनल यानी कि कीप को, कांच की कीप को उल्टा करके रख देते हैं और कीप के मुंह को हम रुई का टुकड़ा लगा के बंद कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे कपूर गर्म होता जाता है वैसे वैसे वो भाप बन के उड़ता है और इस फनल की दीवारों पर जाकर ठंडा होकर इकट्ठा हो जाता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है बच्चों के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर गर्म किया जाए, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सीधे ही बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे ही भाप में बदल जाते हैं। और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपाती पदार्थ व इस पूरे घटनाक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें गर्म किया जाए तो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह के पदार्थों को हम ऊर्ध्वपाती पदार्थ व इस पूरे घटनाक्रम को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों कि substance which are when they get heat which are directly convert into vapor phase without getting liquid phase, these types of substance are known as सबलाइम कंपाउंड एज द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको इंग्लिश में बच्चों सबलाइम कंपाउंड कहते हैं और जो प्रोसेस होती है उसको सब्लिमेशन की प्रोसेस कहते हैं और हिंदी में ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहते हैं और पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, मैं इनके नाम बताता हूँ कुछ ऊर्ध्वपाती पदार्थों के, सबलाइम कंपाउंडों के। देखो, एक तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, है ना, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इन्होंने कपूर नहीं लिया है, अमोनियम क्लोराइड लिया है। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। ठीक है बच्चों, तो ये एक सबलाइम कंपाउंड होता है अमोनियम क्लोराइड। और जो अपने घर में पूजा में कपूर हम जलाते हैं, नेफ्थलीन, ठीक है, वो भी एक सबलाइम कंपाउंड है। CO2 गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एक सबलाइम कंपाउंड है। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ेंगे कि दाब के परिवर्तन का गैसों पर क्या प्रभाव होता है। ठीक है, दाब के परिवर्तन पर गैसों का प्रभाव हम देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट फिर से है, आपको 3 सिलेंडर लेने हैं, इसके अंदर एक पिस्टन होगा। पिस्टन से हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, मतलब बाहर से दाब लगाएंगे बच्चों। ठीक है, और ये जो गैसों के पार्टिकल्स हैं आप देखोगे कि फर्स्ट केस जो आपको केस ए दिख रहा है इसके अंदर गैसों के पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, वो तो आपके दूर दूर हैं। और सेकंड केस जो है आपका, उसके अंदर गैसों के पार्टिकल प्रेशर इंक्रीज करने पर और पास पास आ जाते हैं और जो थर्ड केस है उसमें बिल्कुल ही पास पास आ जाते हैं। मतलब 3 केस हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए। फर्स्ट केस में हमने प्रेशर कम रखा, सेकंड वाले में ज़्यादा और थर्ड वाले में और ज़्यादा। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे गैसें क्या होती हैं, संपीड़ित होती हैं, यानी कि कंप्रेस होती हैं। संपीड़ित का मतलब होता है सिकुड़ती हैं, ठीक है, कम एरिया में आती हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। और कंप्रेस्ड होती हैं, इंग्लिश में कहें तो कंप्रेस्ड होती हैं। क्लियर है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी के अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा, क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और ताप के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। जो गैस होती है बच्चों, उसको अगर आपको द्रव में परिवर्तित करना है तो 2 सिचुएशन मस्ट है। फर्स्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जैसे जैसे दाब आप बढ़ाओगे और टेम्परेचर को नीचे ले जाओगे, तापमान को कम करोगे, वैसे ही वैसे क्या होगा, एक गैस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या आप ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, उसे जब हम बहुत कम टेम्परेचर पर ले जाते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है ना। जब वायुमंडलीय दाब माप 1 एटमॉस्फेयर पर होता है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस में बदल जाती है। मैंने अभी आपको CO2 के बारे में बताया था कि CO2 भी एक सबलाइम कंपाउंड है। ओके, तो ये वही चीज़ है।
वो सीधे ही काय में बदलती है, द्रव अवस्था में आए गैसीय अवस्था में। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, यानी कि ड्राई आइस। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक टेम्परेचर लो होता है वो बर्फ होती है, लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे ही भाप में, यानी अपनी जो गैसियस फेज है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस में बदल जाती है। और जब वो द्रव में कन्वर्ट नहीं होगी, बदलेगी नहीं, तो फिर क्या होगा बच्चों? उसे हम क्या कहेंगे? ड्राई आइस। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस, दाब और तापमान के द्वारा इनमें अंतः परिवर्तन किया जा सकता है, यानी इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। सो वी कैन से दैट वी कैन इंटर कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर व्हेन वी चेंजिंग इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ आपको पदार्थ की अवस्थाएं लिखी हुई हैं। पहली है द्रव, दूसरी है गैस और तीसरी है ठोस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई ठोस द्रव में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? संगलन। अगर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो उसको कहते हैं जमना। अगर कोई द्रव गैस में बदलता है तो उसको कहते हैं वाष्पीकरण। अगर कोई गैस द्रव में बदलती है तो उसको कहते हैं संघनन। संगलन और संघनन में डिफरेंस है। अगर कोई ठोस गैस में बदलता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर कोई गैस ठोस में बदलती है तो उसको कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका इंग्लिश वाला डायग्राम आपको दे दूंगा नोट्स के अंदर, उसमें भी सब लिखा हुआ है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको कहते हैं फ्यूजन। मैं बता देता हूँ वैसे ही। चलो, जब जो कोई सॉलिड होगा वो अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग। उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग। अगर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको कहेंगे फिजन। ठीक है, अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको कहेंगे वेपोराइजेशन। अगर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। अगर कोई गैस ठोस में बदलेगी तो हम बोलेंगे उसे सॉलिडिफिकेशन। और अगर कोई ठोस गैस में बदलेगा तो उसे कहेंगे हम डीसॉलिडिफिकेशन। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे हमने पदार्थ का गलनांक पढ़ा, क्वथनांक पढ़ा, ठीक है, गलनांक पढ़ा था, क्वथनांक पढ़ा था, तो वाष्पीकरण का जो घटनाक्रम है वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आप दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ऑब्वियसली बच्चों, अगर कहीं पे कोई पानी फैल जाता है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वहां से इवेपोरेट हो जाता है ना। वाष्पीकरण का मतलब है इवेपोरेशन। इंग्लिश में इसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन और जो बॉइलिंग है वो दोनों डिफरेंट फिनोमिनास हैं। ठीक है, क्वथनांक और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। वाष्पीकरण एक सतही घटनाक्रम है जबकि क्वथनांक एक बल्क में होने वाली घटनाक्रम है। इंग्लिश में बोलता हूँ, इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों डिफरेंट है। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है जबकि जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है। आगे चलते हैं बच्चों। गीले कपड़े सूख जाते हैं, इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। द्रवों की सतह पर स्थित कणों में कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि उनमें लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे तोड़कर मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। इस घटनाक्रम को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे हिंदी में पहले, फिर इंग्लिश में। देखो, वाष्पीकरण में क्या होता है बच्चों? आप जानते हो कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, हमारे सतह के जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो अपनी सतह पर होते हैं। ठीक है, जैसे ही हवा वगैरह चलती है या फिर कोई दूसरा फैक्टर ऐसा होता है जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वो सतह की जो आकर्षण बल था, हमने पढ़ा था इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतः आणविक आकर्षण बल, उसको तोड़कर वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, है ना। और जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनका वाष्पन हो जाता है, वाष्प में बदल जाते हैं और इस घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। देखो, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको आपको बच्चों। देखो, हम सपोज करते हैं हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने थोड़ा अमाउंट भर दिया है पानी का,
ठीक है, ये हमने पानी का इसमें अमाउंट भर दिया। अब क्या होगा बच्चों, इसकी जो सरफेस के पार्टिकल हैं, यहाँ पे ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से जैसे ही हवा वगैरह चलेगी तो हवा क्या करेगी, इनको काइनेटिक एनर्जी देगी। चलने वाली जो हवा होगी वो इनको क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी देगी। और जैसे ही इनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वैसे ही ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से सतह से निकल कर कहाँ चले जाएंगे, ये एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ये कहाँ से होगा, सरफेस से होगा। ठीक है, नीचे के पार्टिकल नहीं जाएंगे, ये कौन से वाले पार्टिकल जाएंगे, सरफेस वाले, क्योंकि ये ही एयर के कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तो उससे इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये यहाँ से रिमूव होके कहाँ चले जाएंगे, एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण। ठीक है, तो मैंने आपको वाष्पीकरण और इवेपोरेशन समझा दिया है कि क्या होता है इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं वापस से हम बुक पर। चलो, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद में है बच्चों कि जो वाष्पीकरण होता है उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसे सामान्यतः सरफेस एरिया हम कहें, अगर सतही क्षेत्रफल, ठीक है, सतही क्षेत्रफल, तापमान, दाब और क्या बोलते हैं कि वायु की स्थिति, और ये सब चीज़ें ही प्रभावित करती है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले सतही क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया। अब बच्चों आपने देखा होगा कि हम कभी भी कपड़े सुखाते हैं तो ऐसे गुड़ी मुड़ी करके नहीं डालते, उन्हें पहले फटकारते हैं अच्छे से, फिर पूरा फैला के फिर उसे सूखने डालते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम गुड़ी मुड़ी करके उन्हें सूखने डालेंगे तो उनका सरफेस एरिया कम रहेगा, है ना, सतही क्षेत्रफल जो होगा वो कम होगा और वो अच्छी तरह हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और जो उनके अंदर पानी है वो इवेपोरेट नहीं होगा, उसका वाष्पीकरण जल्दी से नहीं होगा। वो सूखेगा तो सही मगर उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात से हमें ये समझ में आता है कि सरफेस एरिया बढ़ने पर, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर रेट ऑफ द इवेपोरेशन जो होती है, वाष्पीकरण की दर जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, इसका जैसा मैंने एग्जांपल आपको बताया वो हम एक बार देख लेते हैं। सतही क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसा कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। तापमान में वृद्धि होने पर जो आपका तापमान होता है अगर उसमें इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आपने देखा होगा कपड़ा सनलाइट में जल्दी सूखता है एज कम्पेयर टू शेडो, छाया के कंपैरिजन में। अगर आप छाया में कपड़े सुखाओगे तो लेट सूखेंगे और धूप में सुखाओगे तो जल्दी सूखेंगे। क्यों, क्योंकि भाई सनलाइट उस पर पड़ रही है, उसका तापमान मिल रहा है। तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली तापमान बढ़ने पर क्या होगा, बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ेगी तो वो वहाँ से उसकी सरफेस को छोड़कर एटमॉस्फेयर में जल्दी जाएगा, उसका वाष्पीकरण की दर तेज होगी। ठीक है, तो तापमान में वृद्धि होने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है। आर्द्रता में कमी, बच्चों देखो आर्द्रता में कमी का बिंदु कुछ इस तरीके से है कि आप लोग जानते हो कि हमारे आसपास हमेशा वायु उपस्थित होती है ना। इस वायु की क्षमता होती है कि ये कितने अमाउंट में जल को, यानी कि पानी को अपने अंदर, वाष्प को, जल की वाष्प को अपने अंदर होल्ड करके रख सकती है। उसे हम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसको क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसको आप लोग सामान्य भाषा में उमस कहते हो, उमस, है ना। जैसे कोई बरसात वाला दिन होता है और गर्मी पड़ती है तो आप बोलते हो कि आज ज़्यादा उमस है, मतलब हवा के अंदर क्या है, ज़्यादा नमी है। तो सपोज करो कि अगर हवा के अंदर ज़्यादा नमी है तो क्या किसी सतह से वाष्प में बदलेगा पानी, नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वायु के अंदर क्या है, नमी है ना, ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो सरफेस से जो पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, और जब ऐसा नहीं होगा तो रेट ऑफ द इवेपोरेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर वायु में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, और वायु में आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल की वाष्प होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, जैसा मैंने आपको बताया। अगला है आपका वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु, अब देखो अगर तेज, बच्चों आपको पता है कि भाई गीले कपड़े पहन के आप बाइक पर बैठ के बाइक चलाओ, फटाफट सूख जाते हैं, है ना। और अगर आप उन्हीं को पहन के खड़े रहो तो 2-3 घंटे तक नहीं सूखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब गाड़ी तेज चलती है तो हमें हवा लगती है, हवा लगती है तो क्या होता है कि भाई जितना भी आपका पानी होता है सारा का सारा वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। ठीक है, मतलब कि वायु की गति बढ़ने पर जो वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ेगी, मतलब कि रेट ऑफ द इवेपोरेशन इंक्रीज होगी व्हेन
एयर की रेट इंक्रीज होगी। ओके, सिंपल है। ओके बच्चों, तो आज हमने देखा कि जो वाष्पीकरण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वाष्पीकरण क्या होता है, ऊर्ध्वपाती पदार्थ कौन से हैं और ऊर्ध्वपातन क्या होता है। थैंक यू बच्चों, आज की क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतल इफेक्ट यानी कि कूलिंग क्यूजेस बाय इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब कि वाष्पीकरण से किस तरीके से कूलिंग जनरेट होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं हैं जिनके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है भौतिक अवस्था का वर्णन करते टाइम, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट, इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। और इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा बच्चों। थैंक यू।